विद्यार्थियों नमस्कार। आर के क्लासेज कैंचिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 का पाठ 7। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल संसाधन किसे कहते हैं? जल के जो समस्त स्रोत है उनको क्या कहा जाता है? जल संसाधन कहा जाता है। स्रोत कौन कौन से हैं? जल स्रोतों में मुख्य राजस्थान में जो झीलें हैं, नदियाँ और उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप है। ये राजस्थान में जल संसाधन है या जल संसाधन के स्रोत कहलाते हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या है? धरातलीय बनावट एवं भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यानी धरातलीय बनावट एवं भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी, मान लो ये नदी है और इसकी कई सहायक नदियां हैं, इस प्रकार ये इसके अंदर आकर के मिलती है तो ये एक जल प्रवाह बन जाता है। ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? जल प्रवाह या अपवाह तंत्र कहलाता है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। दो अपवाह तंत्र, एक ये हो गया और एक इधर हो गया अपवाह तंत्र, एक इधर अपवाह तंत्र हो गया, दो अपवाह तंत्र हो गए। तो इन दोनों के बीच की जो भूमि है, इन दोनों के बीच की, यहाँ क्योंकि ये ऊंचाई पर है इसलिए यहाँ पर जल नहीं होगा, ये उच्च जो भूमि है, ये उच्च भूमि इस अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। दो भागों में, एक भाग ये हो गया अपवाह तंत्र का, एक दूसरा ये हो गया। तो ये जो उच्च भूमि है ये क्या कहलाएगी? जल विभाजक रेखा कहलाएगी। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, वो जल विभाजक रेखा का काम करती है। अब है सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सहायक नदियाँ कहेंगे। जैसे मान लो ये नदी है और इधर पहाड़ियों से छोटी छोटी नदियाँ निकल के आती है, इसके अंदर मिल गई, इधर से आई, इसके अंदर मिल गई, इधर से आई, इसके अंदर मिल गई। तो ये जो नदियाँ हैं छोटी छोटी, ये क्या कहलाएगी? इस नदी की सहायक नदी कहलाएगी। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना फिर गंगा नदी में, अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी मोटे मोटे रूप से ये समझना है आपको, जिन नदियों का पानी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र, जिन नदियों का पानी अरब सागर में गिरता है, अरब सागर में गिरता है, वो अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाता है। वो कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, जल ले जाती है? माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियाँ। तीसरी जो अपवाह तंत्र का प्रकार है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंच पाए, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए,
उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाय तंत्र कहते हैं। यानी वो उसका पानी है वो वहीं लुप्त हो जाता है, आगे नहीं जाता है और समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो क्या कहलाता है, आंतरिक अपवाय तंत्र कहलाता है। और आंतरिक अपवाय तंत्र वाली जो नदियां हैं वो है गग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा नदी। इन नदियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां, अब मुख्य मुख्य जो नदियां उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है चंबल नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल। और राजस्थान में मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थान में प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से ये राजस्थान में एंट्री करती है। वहाँ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी किस में मिलती है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जो इसके अंदर आकर मिलती है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। तो ये भी आपको याद रखनी है। चंबल नदी की सहायक नदी आपको याद रखनी है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। कोटा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का औद्योगिक नगर। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? कोटा को। किसको? कोटा को। जो कौन सी, कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। फिर है इसकी सहायक नदी बनास। चंबल की सहायक नदी बनास। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? खमनोर की पहाड़ियों से। अब आपका पहाड़ियों से कैसे निकलती है? वहाँ पर जब बारिश होती है तो सभी पहाड़ियों का पानी इकट्ठा होकर के एक नाले में चलता है और वो क्या बन जाती है? एक नदी बन जाती है। तो खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद जिले में। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। और ये राजसमंद में बहती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वर स्थल कहाँ है? सवाई माधोपुर में, चंबल नदी में मिल जाती है। क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है, यह मौसमी नदी है। मौसमी का मतलब जब बारिश का मौसम होता है तब ये आती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में, केवल राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के, टोंक और सवाई माधोपुर जो नगर है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है भी टोंक और सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बनास की, देखो बनास है वो चंबल की सहायक नदी है और बनास की भी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? मेनाल, कोठारी और बेड़च खारी। मेनाल, कोठारी, बेड़च खारी। लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के पास सरस्वती व सागरमती नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है। यानी अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये कौन से ज़िले में बहती है? ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर ज़िले में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। और बाड़मेर, कच्छ की जो खाड़ी है वो गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है। देखो इस नदी की विशेषता, लूनी नदी की क्या विशेषता है? देखो बाड़मेर जिले में एक स्थान है बालोतरा, वहाँ तक इसका पानी क्या है? मीठा है। कौन सी नदी का?
लूनी नदी का। बाद में इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद में इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बार बार पूछी जाती है। जोजरी, बांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, यानी मीठी, खारी, ज्वाई सब इसमें आ जाते हैं। सूकड़ी, सागी, गुहिया, ये जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। फिर है माही। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है और ये नदी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद, राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में। इसकी जो सहायक नदियां वो है सोम एवं जाखम। ये प्रिय विद्यार्थियों जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, ये आपका बेस तैयार करती है और इसीलिए 6ठी से 12वीं तक के जो राजस्थान अध्ययन है वो इसमें चैनल पर कराऊंगा, ताकि आप का जो बेस कंसेप्ट सब आपके क्लियर हो जाए और आपको राजस्थान जीके में कभी कोई समस्या नहीं होगी। फिर है बाणगंगा। बाणगंगा नदी देखो, उद्गम जयपुर जिले में विराट की पहाड़ी से। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा जयपुर जिले के विराट से उद्गम होता है इसका। इस नदी का जो पानी है वो भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, घना राष्ट्रीय पक्षी जो उद्यान है वो कहाँ है? भरतपुर में। इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? बाणगंगा नदी का। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। गग्गर नदी, यह अंतः प्रवाही नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के शिमला से शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है और ज़्यादा पानी होने पर यह पाकिस्तान में भी चली जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी भी माना जाता है। ऊंचावच एवं अपवाह तंत्र, ये ऊंचाई है समुद्र तल से। देखो ये जो कलर किया हुआ है, रंग किया हुआ है, जैसे ये जो क्षेत्र, ये जो कलर है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 900 मीटर में। देखो ऊंचाई 900 मीटर। जो पीला कलर है ये 600 मीटर, हरा है वो 300 और ये जो ब्लैक कलर है वो 150। इस प्रकार ये इस मानचित्र में आप देखना, देखो हरा कलर, पीला कलर, ये जो क्षेत्र है इनकी ऊंचाई दे रखी है। ये स्थल है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाओं का उपयोग किस में आता है? क्या उद्देश्य है नदी घाटी परियोजनाओं का? क्या लाभ है? देखो, नदियों पर बांध बनाने से क्या क्या होता है? जल विद्युत का उत्पादन होता है। नदियों पर बांध बनाएंगे तो क्या होगा? जल विद्युत उत्पादन होगा, सिंचाई अच्छी तरह से होगी, पेयजल मिलेगा क्योंकि उससे अपने नहरें निकाल सकते हैं, वृक्षारोपण अधिक होगा, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी, बाढ़ पर नियंत्रण होगा क्योंकि नदियों का पानी हम इकट्ठा कर लेंगे, बांध बना लेंगे, उसको रोक लेंगे। मृदा अपरदन नहीं होगा। नदियों से क्या होता है? कटाव होता है, पानी रोक लेंगे और उसको सही तरीके से आगे नहरों में पहुंचाया जाएगा। पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य इससे पूरे होते हैं। ये उद्देश्य है नदी घाटी परियोजनाओं के। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा?
जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। राजस्थान में देखो कौन कौन सी परियोजना है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशुलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर इस परियोजना को चलाया है। किसको? चंबल परियोजना को। तो ये पूछा जाता है भी चंबल परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस परियोजना पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। चंबल परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं। इन बांध के आपको नाम याद रखना है और क्रम भी पूछ लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन से बांध है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में जब चंबल नदी प्रवेश कर जाती है तो राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो अगर दक्षिण से उत्तर की ओर लेके जाएं तो सबसे पहले आएगा गांधी सागर बांध 1 नंबर पर। 1 नंबर पर कौन सा आएगा? गांधी सागर बांध। 2 नंबर पर आएगा राणा प्रताप सागर बांध और 3 नंबर पर आएगा जवाहर सागर बांध। 4 पर आएगा कोटा बैराज। तो ये इनके क्रम आपको याद रखने हैं। अब इनसे हमें क्या सुविधाएं मिलती है? जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा भी हमें मिलती है चंबल परियोजना से। जल विद्युत, ये भी याद रखना है। चंबल परियोजना से हमें विद्युत भी मिलती है और सिंचाई के लिए भी ये काम सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। ये देखो किस प्रकार राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध, ये क्या बांध बना करके पानी को रोक लिया जाता है। फिर यहाँ से इस प्रकार पानी नीचे गिरता है। यहाँ टरबाइन लगा दिए जाते हैं जिससे वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और नहरें भी अलग अलग इस प्रकार निकाल दी जाती है। ये माई बजाज सागर बांध है। माई बजाज सागर बांध देखो बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। कौन सी नदी पर है? नाम से ही पता चल रहा है, माही बजाज सागर। माही नदी पर बांसवाड़ा में है। माही नदी कहाँ है? बांसवाड़ा में। यह राजस्थान और गुजरात, ये भी क्या है? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। पहले वाली थी राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी चंबल जो परियोजना थी वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की थी और माई सागर है ये राजस्थान और गुजरात की है। इससे सिंचाई व जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। बिशुलपुर परियोजना ये टोंक जिले में। बिशुलपुर कहाँ है? टोंक जिले में है। और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। बिशुलपुर परियोजना या बिशुलपुर बांध कह सकते हैं। कौन सी नदी पर बना है बिशुलपुर बांध? टोंक में बनास नदी पर बना है। और इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करना। सरदार सरोवर परियोजना, ये देखो ये भी महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों ने मिलकर इस परियोजना की शुरुआत करी है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। और कौन सी नदी पर है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है ये परियोजना? सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये 4 राज्यों का मतलब है इन सभी को इसका जल लाभ मिलता है। जैसे गुजरात को ज़्यादा मिलेगा, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को इसका जल है वो मिलेगा। इस परियोजना से राजस्थान को देखो, यानी सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा नदी राजस्थान के कौन से जिले में आती है? बाड़मेर एवं जालौर में। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जोवाई नदी, ये भी याद रखना है। पाली जिले में जोवाई नदी यानी जोवाई परियोजना, जोवाई नदी पर जोवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना।
बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। सोम कमला अम्बा परियोजना कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। उदयपुर जिले में मानसी वाकल, उदयपुर जिले में मानसी वाकर, प्रतापगढ़ में जाखम नदी परियोजना है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। तो ये राजस्थान, फिर है राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। अब झीलों के बारे में पढ़ेंगे और जल संचयन यानी जल का संचय कैसे किया जाता है, जल को सुरक्षित कैसे रखा जाता है भविष्य के लिए। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत, परंपरागत जो हमारे दादा परदादा के समय होते थे वो कहलाते हैं पारंपरिक या परंपरागत जल स्रोत, जैसे कुएं, बावड़ियाँ, जोट, टांके, खड़ीन आदि। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए थे, जिसके उदाहरण वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं, कई जिलों में मिलते हैं। कुछ झीलें देखो, पिछोला झील, उदयपुर में जो झीलें पाई जाती है, उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पर देखो कितनी झीलें पाई जाती है। पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, रूप सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलें यहाँ समय समय पर निर्माण की गई और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, झीलों का लेक सिटी। लेक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ये जयसमंद झील भी कहाँ है? उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? जय सिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन ये बनता है कि जयसमंद झील कौन सी नदी पर है? कौन सी पर है? गोमती नदी पर। जयसमंद कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर है। और यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील उदयपुर में। अजमेर में पुष्कर झील है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्ना सागर झील अजमेर में है। सिरोही माउंट आबू में नक्की झील है। कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोदा था और इस झील के किनारे टॉड रॉक और नॉन रॉक की आकृति बनी हुई है। राजस्थान में राजसमंद जिले में राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, जिसमें उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद झील, ये पूछा जाता है बालसमंद झील कहाँ है, कायलाना झील कहाँ है, उमेद सागर कहाँ है, तो ये सब कहाँ है? जोधपुर में। जैसलमेर में गढ़सीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, इनका मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीलीसैड झील। इसके अलावा राज्य में खारे पानी की झीलें भी पाई जाए। ये तो कौन सी थी? मीठे पानी की झीलें। और खारे पानी की झील देखो, सांबर झील, पंचपदरा झील बाड़मेर में, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। ये उदयपुर शहर का देखो बहुत ही अच्छा चित्र बनाया हुआ है। उदयपुर शहर में ये नदियां हैं, इस प्रकार ये मकरेड़ा मगरा है, ऊंची जो पहाड़ियाँ होती है। और ये भी पूछा जाता है भी देखो ये फतेह सागर झील है, यहाँ से ये गुमानिया का नाला इधर निकलता है, मोती मगरी है ये। और ये मोरवानी नदी है, ये मोरवानी नदी इधर इसमें आती है, यहाँ यानी इधर से बड़ी तालाब से फतेह सागर झील में आती है। रंग सागर झील है, यहाँ पर कुमारी झीलें हैं, इसीलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? लेक सिटी कहा जाता है। दूध तलाई झील देखो, ये पिछोला झील के साथ ही कौन सी झील है? दूध तलाई झील। ये क्वेश्चन एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी था। दूध तलाई झील कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। कुम्हारिया तालाब झील, सिसारमा नदी देखो किस में मिलती है? पिछोला झील में। ये कोटड़ा नदी है, अमरजोक नदी, ये दोनों सिसारमा में मिलती है और सिसारमा पिछोला झील में मिल जाती है। गोवर्धन सागर झील, नेला तालाब, इन झीलों के नाम आपको याद रखने। ये सब कहाँ है? उदयपुर में। जल संरक्षण में देखो
दो विधियां बताई गई है, रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से है? रूफ टॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। यानी रूफ टॉप जल संचयन का मतलब है अपना जो मकान है उसका पानी हम पीने के लिए क्या कर लें? सुरक्षित कर लें, भंडारण उसका कर लें, डिग्गी बना लें, कुआं बना लें, उसमें हम इकट्ठा कर लें और बाद में उसका उपयोग कर सकें। जबकि वाटर हार्वेस्टिंग देखो क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। यानी जो गलियों में या वर्षा का जल जो बहता है उसको हम भूमि के अंदर डाल सकते हैं। भूमि का जो जल स्रोत है उसको बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग विधि के द्वारा हम उसको भूमि के अंदर जल को पहुंचा सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा का जल संग्रहण और संरक्षण करते थे। इन तकनीकों को बृहद स्तर पर अब फिर से अपनाने की जरूरत है। शब्दावली, भूगर्भिक भूमि के अंदर अपवाह है। अपवाह का अर्थ है नदी जल का बहना, प्रवाह है। टांका पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर में आपको बहुत से जो अपने डिग्गी कहते हैं उनको वहाँ टांका कहते हैं। जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन कहलाती है। ये भी पश्चिमी राजस्थान में। टांका भी पश्चिमी राजस्थान में। जोड़ आप जानते ही हो, वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण सुरक्षित रखना और रख रखाव करना। फिर क्वेश्चन आंसर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, लूनी, बाणगंगा, माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित हुई? और अति लघुरात्मक प्रश्न, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखने हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम आपको लिखने हैं। चंबल परियोजना पर लघु छोटा सा लेख लिखना है आपको, जो RAS मेन के लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधियों का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, मित्रों और जितने भी आपके मोबाइल नंबर है, ग्रुप है, उनमें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।